Good morning, students. Myself, Dr. Dharamveer Sani, Assistant Professor in History, GMN College, अम्बाला कैंट। आज का हमारा विषय है पुनर्जागरण रेनेसां। इस टॉपिक के अंतर्गत हम पुनर्जागरण की उत्पत्ति एवं अर्थ, पुनर्जागरण के उदय के कारण तथा पुनर्जागरण का उदय, इन तथ्यों को पढ़ेंगे। यूरोपीय पुनर्जागरण प्राचीन यूनान एवं रोमन सभ्यताओं की उपलब्धियों से प्रेरित था। यह आंदोलन 14वीं शताब्दी में इटली में शुरू हुआ था, परंतु धीरे धीरे 17वीं शताब्दी तक यह आंदोलन पूरे यूरोप में फैल गया था। पुनर्जागरण ने यूरोप में एक ऐसे समाज की नींव रखी थी जिसके केंद्र में मध्यकालीन धर्म के स्थान पर स्वयं मानव था। इसी वजह से पुनर्जागरण काल के इतिहास का टर्निंग पॉइंट माना गया है। यह वही काल था जब यूरोप में सामंती व्यवस्था पतन कर रही थी तथा आधुनिक युग की शुरुआत हो रही थी। इस संक्रमण काल में अनेक भौतिक परिवर्तन हो रहे थे, जैसे बारूद का आविष्कार, मुद्रण कला का आविष्कार, कुतुबनामा का आविष्कार हो चुका था, नई भौगोलिक खोजें चल रही थी, नए व्यापारिक मार्ग ढूंढे जा रहे थे, विज्ञान का उदय हो रहा था, यूरोप में पूंजीवाद पनप रहा था। वस्तुतः इन सभी परिवर्तनों के साथ साथ एक बौद्धिक एवं उदार सांस्कृतिक आंदोलन का यूरोप में उदय हो रहा था, जिसे कि पुनर्जागरण का नाम दिया गया था। इससे आलोचनात्मक तथा अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों को बल मिला था। परिणाम स्वरूप मनुष्य के द्वारा मध्यकालीन धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन को अपनाया था। इसका प्रभाव हमें तत्कालीन साहित्य, दर्शन, अन्य और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों में देखने को मिलता है। रेनेसां शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ, मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ रेनेसां। रेनेसां, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ पुनर्जागरण है, फ्रेंच भाषा से निकला हुआ शब्द है। फ्रेंच भाषा में यह शब्द लैटिन भाषा के रेंस्कोर से आया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना। अंग्रेजी में इसके समान अर्थ के रूप में रीबर्थ और रिवाइवल शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ पुनर्जन्म या पुनरुत्थान है। इटली के लेखक वैसारी ने सबसे पहले पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया था। वैसारी ने 16वीं शताब्दी में वास्तुकला, शिल्पकला आदि में परिवर्तन को रेनेसां की संज्ञा दी थी। वहीं दूसरी ओर 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान दिदरो ने नवीन साहित्य कला के विकास में परिवर्तन को पुनर्जागरण कहा था। मुख्य रूप से पुनर्जागरण यूरोप में बौद्धिक और उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसकी प्रेरणा का आधार प्राचीन यूनान एवं रोम सभ्यताओं की उपलब्धियां थी। इस प्राचीन काल में रुचि के कारण इसे क्लासिकल रिवाइवल भी कहा गया है। फ्रांसीसी विद्वान जूल्स मिचेलेट ने पुनर्जागरण का स्पष्ट करते हुए इसके दो प्रमुख आयामों पर जोर दिया है। पहला, दुनिया की खोज, दूसरा, मनुष्य की खोज। दुनिया की खोज के अंतर्गत वो मानते हैं कि जब मनुष्य के द्वारा नई दुनिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई, तथा मनुष्य की खोज के अंतर्गत उनका ये मानना है कि जब मनुष्य ने मध्यकालीन पोपशाही को अस्वीकार कर दिया था तथा नए स्वतंत्र विचारों को अपनाया था, वही काल पुनर्जागरण का काल था। दूसरी ओर जे स्वान का ये मानना है कि पुनर्जागरण एक सामूहिक शब्द है जो मध्य युग के अंत तथा आधुनिक युग के शुरू में परिलिखित उन बौद्धिक परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया जाता है जो हुए थे। डेविस महोदय ने मनुष्य के वैचारिक स्वतंत्रता तथा साहस पर जोर देते हुए लिखा है कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य के वैचारिक स्वतंत्रता तथा साहस का घोतक है, जिससे मध्य युग में धर्म के ठेकेदारों ने कैद कर रखा था। लॉर्ड एक्टन महोदय ने पुनर्जागरण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि यह यूनानी साहित्य के पुनः अध्ययन की ओर संकेत करता है, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक परिवर्तन हुए थे। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण एक बौद्धिक
तथा उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन हुए थे। तथा साथ ही साथ पुनर्जागरण वो समय था जब यूरोप में आधुनिक युग की शुरुआत हुई थी। पुनर्जागरण के कारण तथा उत्तरदायी शक्तियाँ, कॉजेज और रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस ऑफ रेनेसा। इम्पैक्ट ऑफ द क्रूसेड, धर्म युद्धों के प्रभाव। ईसाई धर्म के पवित्र स्थान जेरूशलम को लेकर मुस्लिम समुदाय तथा ईसाइयों के बीच युद्ध लड़े गए थे, जिनको कि धर्म युद्ध का नाम दिया गया था। ये धर्म युद्ध 1095 से लेकर 1295 के बीच में लड़े गए थे। इन लंबे युद्धों से यूरोपीय समाज पूरी तरह से प्रभावित हुआ था, जिसको कि अनेक तरह से प्रभावित किया जा सकता है। सर्वप्रथम इन धर्म युद्धों में यूरोप के अनेक सामंतों ने भाग लिया था। जब ये सामंत इन धर्म युद्धों में भाग लेने के लिए जा रहे थे तो इनको बड़े स्तर पर धन की आवश्यकता थी, इसीलिए इन लोगों के द्वारा नगरों के लोगों से धन इकट्ठा किया गया था। परिणाम स्वरूप नगरों को स्वतंत्र कर दिया गया था। जब ये लोग धर्म युद्धों में भाग लेने के लिए पूर्व में गए तो काफ़ी बड़ी संख्या में सामंत मारे भी गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में सामंती व्यवस्था कमज़ोर हुई थी। दूसरा, जब यूरोपीय लोग धर्म युद्धों में भाग लेने के लिए पूर्व गए तो इन लोगों के द्वारा पूर्वी व्यापार को देखा था तथा उस व्यापार में रुचि ली थी। साथ ही साथ पूर्व की वस्तुएं ये अपने साथ लेकर यूरोप में आए थे तथा जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में वाणिज्य और व्यापार का विकास हुआ था। तीसरा, धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप ही यूरोपीय लोग पूर्व के ज्ञान, विज्ञान और के संपर्क में आए थे। उस समय बगदाद एक महत्वपूर्ण ज्ञान का केंद्र था। उस समय बगदाद जो था वो पूर्व और पश्चिम का संगम क्षेत्र था। परिणाम स्वरूप इन लोगों ने पूर्वी ज्ञान से ये लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे तथा ये लोग वापस अपने देशों में आकर इन्होंने दोबारा से यूनान और रोमन साहित्य का अध्ययन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हुई थी। दूसरा, नगरों एवं व्यापार वाणिज्य का विकास। नगरों एवं व्यापार और वाणिज्य के विकास को मध्यकाल में पुनर्जागरण के लिए प्रमुख प्रेरक तत्व माना गया है। वास्तव में इटली के नगर जहाँ पर पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी, वहीं से वाणिज्य और व्यापार का विकास होना भी शुरू हुआ था। 11वीं शताब्दी से ही यूरोप में पुर और नगर दोबारा से पनपने लगे थे। ईसाई धर्म द्वारा यूरोप में शांति की स्थापना की थी। धर्म युद्धों से प्रभावित होकर यूरोपियन लोग पूर्व के ज्ञान के संपर्क में आए थे। धीरे धीरे भूमध्य सागर में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी थी। इससे इटली के वेनिस, मिलान, फ्लोरेंस जैसे व्यापारिक नगरों का विकास हुआ था। भौगोलिक खोजों ने व्यापार और वाणिज्य को अप्रत्याशित रूप से बढ़ा दिया था। व्यापार और वाणिज्य की वृद्धि से नगरों की गतिविधियों को जोरदार बढ़ावा मिला था। विशेष तौर पर इससे अटलांटिक सागर के आसपास के नगरों का विकास हुआ था, जैसे पेरिस, लंदन, जो कि इस समय नए नगरों के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे। इन नगरों में जहां एक ओर व्यापार और वाणिज्य का विकास हो रहा था, वहीं दूसरी ओर इस समय के दौरान ही नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी, जहां पर ज्ञान विज्ञान के ऊपर वाद विवाद होता था तथा मध्यकालीन धार्मिक अंधविश्वासों का खंडन किया जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों के विकास और वाणिज्य और व्यापार के विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप में पुनर्जागरण का उदय हो रहा था। मंगोल साम्राज्य का महत्व। विशाल मंगोल साम्राज्य से भी पुनर्जागरण को प्रेरणा मिली थी। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान, ओगुताई खान, कुबलई खान के मंगोल साम्राज्य में चीन, मंगोलिया तथा यूरोप के कुछ क्षेत्र शामिल थे, जैसे रूस, हंगरी आदि क्षेत्र। कुबलई खान के दरबार में यूरोप के अनेक विद्वान सुशोभित करते थे। यूरोप के साथ साथ भारत, चीन के अनेक विद्वान भी उनके दरबार को सुशोभित करते थे। इन सभी विद्वानों में
सबसे महत्वपूर्ण नाम मार्क पोलो का लिया जा सकता है। मार्क पोलो इटली का निवासी था जिसने कि भारत, चीन और जापान की यात्रा की थी। मार्क पोलो कुछ समय कुबलई खान के दरबार में रहा भी था। जब मार्क पोलो वापस इटली गया तो इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था। यात्रा वृत्तांत को इटली के लोगों ने पढ़ा था, यूरोप के लोगों ने पढ़ा था, जिसमें कि मार्क पोलो के द्वारा भारत और चीन या पूर्वी देशों की समृद्धि के बारे में लिखा था, जिससे प्रभावित होकर पूर्व के देशों ने नई भौगोलिक खोजों में रुचि ली थी तथा नए व्यापारिक मार्ग जो कि पूर्वी देशों को जाते थे उनको ढूंढने के लिए उन्होंने कोशिश करनी शुरू की थी। और इसीलिए जब नए व्यापारिक मार्ग खोजे गए तो उससे यूरोप में पुनर्जागरण को सहायता मिली थी। तुर्कों का कस्तूनतुनिया पर अधिकार। 1453 ईस्वी में तुर्कों ने रोमन साम्राज्य की राजधानी कस्तूनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। बैजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कस्तूनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। कस्तूनतुनिया उस समय विश्व का सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र था। 1453 में उस्मानी तुर्कों ने जब इस पर अधिकार किया तो इन लोगों ने यहाँ पर जो ईसाई धर्म के लोग रहते थे उन पर बड़े स्तर पर अत्याचार किया था। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो विद्वान, जो साहित्यकार, जो कलाकार रहते थे उन्होंने इस अत्याचार से तंग होकर यूरोपीय देशों की तरफ पलायन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप ज़्यादातर ये विद्वान उत्तरी इटली के नगरों फ्लोरेंस, इटली, मिलान, जिनेवा आदि में जाकर बस गए थे। वहाँ पर इन्होंने यूनानी ज्ञान और विज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। धीरे धीरे यहाँ से ज्ञान यूरोप के अन्य देशों में फैलना शुरू हुआ था। अकॉर्डिंग टू हेज, H.A. हेज ये लिखते हैं कि ये वही विद्वान थे जिनको कि यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना गया है। भौगोलिक खोजें, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। कस्तूनतुनिया के पतन का एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह भी पड़ा था कि यूरोप का पूर्वी देशों के साथ व्यापार अवरुद्ध हो गया था। परिणाम स्वरूप पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए यूरोपीय देशों ने नए व्यापारिक मार्ग खोजने शुरू किए थे। इस संदर्भ में पुर्तगाल और स्पेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पुर्तगाल और स्पेन के प्रयासों से नए समुद्री व्यापारिक मार्ग खोजे गए थे जो कि पूर्वी देशों के साथ मिलते थे। 1492 ईस्वी में कोलंबस, जो कि भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो नई दुनिया पहुंच गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की खोज हुई थी। वहीं दूसरी ओर 1498 में पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा भारत की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। 1519 में मैगलिन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाना शुरू किया था और 1522 में उसको इसमें पूरी तरह से सफलता मिली थी। इन भौगोलिक खोजों और यात्राओं से यूरोप वासियों का दृष्टिकोण व्यापक हो गया था। उन्होंने यूरोप के व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाने की कोशिश की थी। यूरोप के देशों ने दुनिया में अनेक नए उपनिवेश स्थापित किए थे जिनके साथ वो व्यापार करते थे और इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय देशों में समृद्धि बढ़ी थी। यूरोपीय देशों में व्यापार और वाणिज्य बढ़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण को काफ़ी बड़े स्तर पर सहायता मिली थी। विचारकों और लेखकों का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स एंड राइटर्स। मध्यकाल में अनेक विचारकों और लेखकों ने पुनर्जागरण की भावना को पैदा करने और उसे आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायता की थी। कुछ लेखकों ने लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि आँख बंद करके किसी बात को स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक कि वो तार्किक रूप से सिद्ध ना हो जाए। फ्रांसीसी विचारक आबेलार, जिसे कि पेरिस विश्वविद्यालय का संस्थापक भी माना गया है, लोगों को समझाया था कि कोई भी विचार इसलिए नहीं सोचा जाना चाहिए कि वो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, बल्कि इसके पीछे तर्क होना चाहिए। उसे विचारशीलता का जनक भी माना गया है। इसी प्रकार इंग्लैंड के रोजर बेकन ने प्रचलित अंधविश्वासों और धर्मांधता पर कड़ा प्रहार किया था। उसने लोगों से ज्ञान के प्रकाश में जीने का आग्रह किया था। H.G. वेल्स के अकॉर्डिंग बेकन के लेखों को गहरे अंधकार में बिजली कौंधने के समान बताया है। इटालियन विचारक
दांते ने अपनी प्रसिद्ध कृति डिवाइन कॉमेडी में मानव भाग्य के विस्तार का वर्णन किया है। उसने धर्मांधता का मजाक उड़ाया है। इटली के प्रसिद्ध कवि पेट्रॉक को मानवतावाद का जनक माना गया है। इसके साथ साथ आधुनिक राजनीतिक विचारक मैकाली, जो कि इटली के फ्लोरेंस नगर का रहने वाला था, उसने अपनी प्रसिद्ध कृति द प्रिंस में राजा और धर्म के संबंधों पर प्रकाश डाला है। उसके अनुसार राज्य धर्म से ऊपर है। इसी प्रकार इरास्मस, जिनकी महत्वपूर्ण कृति थी द फ्रेज ऑफ फॉली, इसमें उसके द्वारा जो है तत्कालीन धार्मिक आडंबरों का खंडन किया गया था। तो इस प्रकार संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि इन धार्मिक विचारकों और लेखकों ने तत्कालीन समाज में फैली कृतियों का तर्क के आधार पर जोरदार खंडन किया था और इन्हीं की कृतियों को बाद में लोगों ने पढ़कर नए आधुनिक युग को स्वीकार किया था या पुनर्जागरण के तथ्य को स्वीकार किया था। कागज और मुद्रण कला, पेपर एंड प्रिंटिंग प्रेस। कागज और मुद्रण कला के बिना पुनर्जागरण के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कागज और मुद्रण कला का प्रयोग चीन ने सबसे पहले किया था, लेकिन 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोप में भी इसका व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाने लगा था। 1453 में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने एक टाइपिंग मशीन बनाई थी। 1477 में इंग्लैंड के विलियम कैकेस्टन ने एक छापखाने का आविष्कार किया था। इसके बाद इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस आदि सभी देशों में छापखानों का आविष्कार हुआ था। कागज व मुद्रण के विकास से यूरोप में ज्ञान का विकास हुआ था, ज्ञान का विस्तार हुआ था। परिणाम स्वरूप यूरोप में यूरोपियन विद्वानों की अनेक प्रसिद्ध कृतियों को छापा जाने लगा तथा ये प्रसिद्ध कृतियाँ लोगों तक पहुँची थी। उनका ज्ञान लोगों ने पढ़ा था, लोगों ने उस ज्ञान को पढ़कर नई समझ, नए तार्किक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया था। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि कागज और मुद्रण कला ने पुनर्जागरण को पनपने में या पुनर्जागरण की शुरुआत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वैज्ञानिक आविष्कार, इस समय के दौरान कुछ वैज्ञानिक आविष्कार भी हुए थे। विभिन्न वैज्ञानिक आविष्कारों ने पुनर्जागरण की गति को और भी तीव्र बना दिया था। बारूद, कंपास, छपाई के आविष्कारों ने समाज को बदलने में सहायता प्रदान की थी। रॉजर बेकन ने प्रेक्षण और प्रयोग की प्रणाली पर जोर देकर वैज्ञानिक विधि की शुरुआत की थी। कोपरनिकस ने टोल्मी की इस बात को चुनौती दी थी कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके कुछ समय के बाद कोपरनिकस ने टोल्मी के इस बात को दोबारा से चुनौती दी थी और उसने ये कहा था कि पृथ्वी भी एक उपग्रह है जो कि सूर्य के चारों ओर घूमती है। केपलर ने गणित के प्रमाणों से पुष्ट कर दिया था। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक वैज्ञानिक परिवर्तन यूरोप में हुए थे और इससे पुनर्जागरण को गति मिली थी। लोक भाषाओं का विकास, पुनर्जागरण से पहले यूरोप में यूनानी तथा रोमन साहित्य ग्रीक और लैटिन भाषाओं में उपलब्ध था। साधारण जनता इनका आसानी से अध्ययन नहीं कर पाती थी, इनको आसानी से नहीं समझ पाती थी। लेकिन पुनर्जागरण की शुरुआत के बाद यूरोप में अनेक स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ था, जैसे कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इटावली। इन भाषाओं में यूनानी और रोमन साहित्य का अनुवाद किया गया था, जिसको कि आम जन पढ़ने लगा था। परिणाम स्वरूप आम जन ने इन साहित्य को पढ़कर अपने जीवन में उतारा था और यूरोप में इन स्थानीय भाषाओं के परिणाम स्वरूप ही पुनर्जागरण का उदय हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो है पुनर्जागरण का उदय। पुनर्जागरण का उदय कहाँ से हुआ था? जैसा कि हम जानते हैं कि पुनर्जागरण का उदय इटली में हुआ था, लेकिन हमारे सामने यहाँ पर एक प्रश्न है कि इटली में ही पुनर्जागरण का उदय क्यों हुआ, इंग्लैंड में क्यों नहीं हुआ, फ्रांस में क्यों नहीं हुआ, बेल्जियम में क्यों नहीं हुआ या अन्य यूरोपियन देशों में क्यों नहीं हुआ? इसके कुछ कारण थे। इटली को पुनर्जागरण की जन्मस्थली माना गया है। 1340 से लेकर 1540
1550 ईस्वी तक 200 वर्षों में इटली के नगरों में अभूतपूर्व साहित्य का सृजन हुआ था। असाधारण रूप से स्थापत्य कला, मूर्ति कला तथा चित्रकला का विकास हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में दांते, पेट्रॉक, मैकावली जैसे विद्वानों का उदय हुआ था। वहीं कला के क्षेत्र में माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्दो दी विंची जैसे महान कलाकारों ने कला के क्षेत्र में लोगों को अपनी कला से आश्चर्यचकित कर दिया था। इटली में पुनर्जागरण के उदय के अनेक कारण थे, जैसे इटली की समृद्धि। इस समय इटली एक समृद्ध क्षेत्र था। पूर्वी व्यापार का पूरा लाभ इटली को मिलता था। भूमध्य सागर में स्थित इटली उस समय पूर्व के देशों के साथ व्यापार का प्रमुख केंद्र था। पूर्वी देशों के व्यापारियों का इटली के व्यापारियों के साथ सीधा संपर्क था। इटली के व्यापारी पूर्वी देशों में जाते थे। वहाँ से जो वस्तुएं थी जिनका कि यूरोप में काफ़ी डिमांड होती थी, उन वस्तुओं को लेकर आते थे तथा यूरोप में सप्लाई करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप यूरोपियन देश जो है इटली के माध्यम से व्यापार करते थे। दूसरा है प्राचीन रोम सभ्यता इटली की महत्वपूर्ण केंद्र थी। प्राचीन रोम और यूनान सभ्यताओं का केंद्र इटली ही था। इन सभ्यताओं का उदय इटली में ही हुआ था। इसलिए इटली के लोग अपने आप पर गर्व महसूस करते थे कि हम उस सभ्यता से जुड़े हुए हैं जो कि दुनिया की एक महान सभ्यता थी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर पुनर्जागरण का उदय होने में इन सभ्यताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजनीतिक संगठन का स्वरूप भी इटली में काफ़ी लिबरल था। इस समय इटली के इन नगरों में काफ़ी शांति स्थापित थी। यहाँ पर सामंती प्रथा काफ़ी कमज़ोर थी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर पुनर्जागरण का उदय होने में सहायक परिस्थितियाँ अपने आप ही पनप रही थी। पोप का योगदान। रोम पोप का महत्वपूर्ण केंद्र था। ईसाई धर्म का प्रमुख नेता पोप रोम में बैठता था, रोम में रहता था। इसीलिए कुछ पोपों के द्वारा भी जो है पुनर्जागरण में सहायता की गई थी, जैसे कि पोप निकोलस पंचम का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है, जिसने कि वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना की थी। सेंट पीटर गिरजाघर का उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था। ग्रीक विद्वानों का आगमन। 1453 में जैसे ही तुर्कों के द्वारा कस्तूनतुनिया पर अधिकार किया गया, जो कि बेंजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी थी, तो बड़े स्तर पर वहाँ से साहित्यकार, विद्वान, कलाकार इटली के नगरों में पलायन करके आए थे और इन्हीं विद्वानों के द्वारा यहाँ पर यूनानी साहित्य के ज्ञान के प्रसार को फैलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप इटली में पुनर्जागरण का उदय हुआ था। इटली में उस समय की सामाजिक स्थिति की तरफ यदि ध्यान दिया जाए तो समाज भी काफ़ी उदार है। इटली के जो लोग थे वो काफ़ी उदार थे। इटली के अंदर मेडिसी फैमिली एक महत्वपूर्ण फैमिली थी जो फ्लोरेंस नगर की रहने वाली थी। इस परिवार के अंतर्गत या इस मेडिसी फैमिली ने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया था, जैसे कि माइकल एंजेलो, लोरेंजो, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वहीं दूसरी ओर यदि बात की जाए लियोनार्दो दी विंची, जिसकी की प्रसिद्ध कृति आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है, वो भी फ्लोरेंस का रहने वाला था। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अनेक ऐसे कारण थे जिसके परिणाम स्वरूप इटली में पुनर्जागरण का उदय हुआ था। धन्यवाद।